जी बच्चों, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग पेशेंट सेफ्टी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारा पढ़ाया, पीपी के बारे में पढ़ाया, मैंने आप लोगों को बायो रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाई है। बस बच्चों ये आखिरी एलओ ही रह गया आप लोगों के पास। उसके बाद मैं आप लोगों को पीडियाट्रिक मेडिसिन पढ़ा देती हूँ, फिर आप लोगों की छुट्टी है। फिर वो यही पूछते हैं कि इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी मेजर्स क्या आ जाते हैं कि इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज़, ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस के थ्रू जो है आप इस चीज़ों को प्रायर रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और रिस्क फैक्टर्स को सबको अवॉइड कर सकते हैं। रिटर्न एसओपीज़ होने चाहिए बच्चों स्पेसिफिक हैंडलिंग के लिए, पीपी के लिए, वेस्ट डिस्पोजल, और ये लिखे हुए भी होते हैं। आप लोग अभी हॉस्पिटल जाएँ ना तो वहाँ पे ये सारी इस तरह की पॉलिसीज़ और एसओपीज़ वगैरह मेंशन होते हैं। और इन्फेक्शन कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट है आपका, हॉस्पिटल, उसको पूरे तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। बायोसेफ्टी पॉलिसीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए। अप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, फिर ट्रेनिंग आ जाती है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले ट्रेन किया जाना चाहिए कि आपने प्रॉपर डॉनिंग डॉफिंग किस तरह से करनी है, हैंड हाइजीन का ख्याल, जो हाथ धोना, वो हैंड हाइजीन के भी 7-8 स्टेप्स होते हैं हैंड हाइजीन के। ठीक है, वो प्रॉपरली सिखाए जाने चाहिए। उनको शॉप्स हैंडलिंग के बारे में बताना चाहिए कि आपने प्रॉपर सिरिंजिंग किस तरह से करनी है, डिस्पोज किस तरह से करना है, वेस्ट को सेग्रीगेट कैसे करना है, जो डस्टबिन वगैरह कलर कोड होती हैं, कौन से कलर के डस्टबिन में क्या क्या डालना है, स्पिल हो जाए, एक्सपोजर हो जाए तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये सब हेल्थ केयर वर्कर्स को सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर आपने इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कैसे रखनी है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, कोई स्पिल हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाता है तो इदारे के अंदर जो है ना उसके खिलाफ जो है ना वो प्रॉपर्ली एक प्लानिंग होनी चाहिए कि अब क्या करना है, फर्स्ट एड किस तरह से देनी है, और टेस्ट वगैरह कराने हैं, उसको मेडिकली किस तरह से एवेलुएट करना है, और करेक्टिव एक्शन भी लेना है। सो उसके लिए पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट अवर पेशेंट सेफ्टी वगैरह कंप्लीट हो गया। कोशिश में करूँगी कि इन्फेक्शन कंट्रोल जो है ना वो आप लोगों को कल करा देती हूँ। मेडिकल ऑन्कोलॉजी कर लेते हैं, सर्जरी कर लेते हैं, और साथ में हम रेडियोलॉजी भी अपनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने आप लोगों को बच्चों क्या पढ़ाना है, अब मैंने आप लोगों को बताना है पीडियाट्रिक मेडिसिन के बारे में। तो इसका भी बच्चों एक ही एलो है आप लोगों की, ये इन्फेक्शियस मॉड्यूल के अंदर ही लिखा हुआ है, और एज सच कोई मुश्किल चीज़ नहीं है तो मैंने उसको यहीं से लिखा नहीं है, बस यहीं से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बच्चे इसमें 2 एलओएस के बारे में वो आपसे पूछते हैं कि चिल्ड्रन के अंदर फीवर, और फीवर को आप हाइपरथर्मिया से किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, और कॉमन कॉजेज ऑफ फीवर क्या रहते हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप में। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग समझो कि फीवर हम किसको बोलते हैं। फीवर हम आम जुबान में कहें तो जब आपका कोर बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ऊपर जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि ये बुखार है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा थर्मो रेगुलेटर है वो हमारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने हमारे टेम्परेचर का एक सेट पॉइंट रखा हुआ होता है, और जब वो सेट पॉइंट से ऊपर जाता है ना टेम्परेचर तो हम कहते हैं फीवर हो गया। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस जो है ना इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। वो क्यों जा रहा होता है, वो बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अंडरलाइंग इन्फेक्शन की वजह से जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं ना तो उसकी वजह से जो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि फीवर हो गया। अब फीवर टेम्परेचर को वो कहता है कि टेम्परेचर को मैयर करने के लिए भी आप लोगों को करेक्ट यूज़ ऑफ थर्मोमीटर आना चाहिए, करेक्ट साइट पता होना चाहिए। सबसे रिलायबल साइट जो होती है वो रेक्टल टेम्परेचर होती है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली जो है ना वो सबलिंगुअल किया जा रहा होता है या आर्म पेट में लगाया जा रहा होता है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि फीवर और हाइपरथर्मिया में फ़र्क क्या होता है। सो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि फीवर के अंदर क्या होता है कि जो आपका हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है ना कि वो एक पॉइंट के ऊपर सेट है, वो 37 के ऊपर सेट हुआ है, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही मेंटेन रहेगा। अब फीवर में क्या होता है कि सेट पॉइंट ही बढ़ जाता है, यानी कि हाइपोथैलेमस अपना ही सेट पॉइंट बढ़ा लेता है, तो पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो टेम्परेचर चेंज आनी स्टार्ट हो जाती है। हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि जो सेट पॉइंट होता है ना वो नॉर्मल ही रहता है। दोनों में जो है ना वो आपको बॉडी के अंदर वार्मनेस तो मिलेगी, बट फीवर में क्या होता है कि सेट पॉइंट ही रेज हो जाता है हाइपोथैलेमस का। हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि सेट पॉइंट नॉर्मल रहता है। वही बात है कि सेट पॉइंट रेज हो जाएगा, सेट पॉइंट नॉर्मल रहेगा। मेन मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों फीवर के अंदर कि जब कोई इन्फेक्शन हुई, कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन, पायरोजेंस रिलीज हुए, खासतौर पे PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को बढ़ा देते हैं। और हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ फिनोमिना चल रहे हैं, जैसे कि फूड की डाइजेशन वगैरह हो रही है, उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड जब आप एक्सहेल करते हो तो उसके नतीजे में हीट का लॉस हो रहा है। सो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के अंदर जब फ़र्क आ जाएगा कि हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, हीट का लॉस कम हो रहा है, तो वो बेसिकली आपके पास हाइपरथर्मिया है। और जब आपके पास किसी अंडरलाइंग इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी रीज़न से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जब आपके हाइपोथैलेमस के सेट पॉइंट को बढ़ा देते हैं ना, उसको हम कहते हैं कि अब ये फीवर हो गया। तो मेन मैकेनिज्म हमारे पास ये रहता है। अब बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है फीवर में, आपको पता है बॉडी के अंदर शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है टू रीच द न्यू सेट पॉइंट। ठीक है, कि सेट पॉइंट जो है ना वो बढ़ा दिया गया, तो उसको रीच करने के लिए जो है ना वो बॉडी के अंदर
वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और शिवरिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो जाएगी। और हाइपरथर्मिया के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब बॉडी का रिस्पॉन्स ये होगा कि मैंने हीट को लूज़ करना है, बॉडी ट्राइज टू लूज़ हीट। एंटीपायरेटिक्स वगैरह हम कौन से केस में दे रहे होते हैं बच्चों? हम फीवर के केस में, पायरेक्सिया के केस में जो है ना वो एंटीपायरेटिक्स दे रहे होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव भी पायरेक्सिया में ही होते हैं। अगर आप हाइपरथर्मिया में दोगे तो हाइपरथर्मिया में इतना ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं? फीवर का सबसे बड़ा कॉज बच्चों इन्फेक्शन है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन और मैलिग्नेंसी। और जो हाइपरथर्मिया होता है आपको हीट स्ट्रोक में, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो आपको हाइपरथर्मिया हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, या एक्सेसिव एनवायरमेंटल हीट की वजह से, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी उसकी वजह से गर्मी लग जाना, तो वो बुखार नहीं होता, बेसिकली वो क्या होता है हीट स्ट्रोक या हाइपरथर्मिया वगैरह होता है। और फीवर में क्या होता है कि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट बदल जाता है, और हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट जब बदल जाता है तो बॉडी के ऊपर शिवरिंग वगैरह का रिस्पॉन्स आता है। और हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि बॉडी हीट को लूज़ करने की कोशिश करती है। ठीक हो गया। और एग्जाम्पल क्या, जैसे निमोनिया वगैरह हो गया, टीबी हो गया, उसमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वो फीवर है, और हीट स्ट्रोक अगर हो गया है तो वो हमारे पास क्या है, हाइपरथर्मिया है। सो थर्मोस्टैट आपने याद रखना है कि जब थर्मोस्टैट रीसेट होता है, जब हाइपोथैलेमस अपना थर्मोस्टैट अपना रेगुलेटिंग पॉइंट बढ़ा लेते हैं तो उसको फीवर कहते हैं। और हाइपरथर्मिया में थर्मोस्टैट नॉर्मल रहता है, मतलब हाइपरथर्मिया में जो हाइपोथैलेमस है वो बिल्कुल ठीक है, बॉडी ओवर हीट हो रही है बस बाहर की गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक वगैरह की वजह से। फिर वो पूछता है बच्चों के, बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर फीवर के मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या रहते हैं? तो सबसे बड़ा कॉज तो इन्फेक्शन है, आपने याद रखना है। वायरल कॉज बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर, रेस्पिरेटरी वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, एडिनो वायरस वगैरह। बैक्टीरियल केस के अंदर निमोनिया बहुत कॉमन होता है बच्चों के अंदर, यूटीआई इन्फेंट्स के अंदर, इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, स्किन सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन हो सकते हैं, और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में मलेरिया बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर। ठीक है, तो आपने ये वायरल कॉज, बैक्टीरियल कॉज, पैरासाइटिक कॉज याद रखनी है। इसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हो सकते हैं, एसएलई हो सकता है, ठीक है, कावासाकी सिंड्रोम हो सकता है, सिस्टेमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस वगैरह। ये आपसे इतना नहीं सुनेंगे, आपसे अगर पूछेंगे भी तो आपसे वायरल बैक्टीरियल इतना कॉज पूछ लेंगे। मैलिग्नेंसी हो सकती है, एएलएल खासतौर पर बच्चों का कैंसर होता है, एएलएल बहुत कॉमन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बच्चों की वैक्सीनेशन वगैरह कराई जाए, इम्यूनाइजेशन रिलेटेड फीवर उसको कहते हैं, उस वजह से हो सकता है, कोई ड्रग वगैरह दी उसके साइड इफेक्ट के तौर पर फीवर हो सकता है। ठीक है, हो गया। और बस यही बात, बस हमारे पास यही बात है कि फीवर में क्या होता है कि रेज्ड बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू रेज्ड हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट, और हाइपरथर्मिया में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड टेम्परेचर राइज एंड नॉर्मल हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट। याद आपने करना है कि वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिर मलेरिया, फिर इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मैलिग्नेंसी, ड्रग्स है दूसरे केसेस पे तौर पर। और एक बात आपने याद रखनी है बच्चों, अगर 3 महीने से छोटा बच्चा है ना, इन्फेंट कहते हैं 1 साल तक के बच्चे को, अगर 3 महीने से छोटा बच्चा, तो आपने फीवर को कभी भी लाइटली नहीं लेना। ठीक है, फ़ौरन डॉक्टर के पास उसको लेके जाना है। फीवर को पर्टिकुलरली आपने अटेंशन देनी है, क्योंकि सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकती है। ठीक हो गया। और फीवर बेसिकली एक सिम्टम होता है जो आपको अंडरलाइन डिजीज़ का थोड़ा बहुत बता रहा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हम लोगों ने पीड्स मेडिसिन कंप्लीट किया, सर्जरी कंप्लीट किया, और हमने पेशेंट सेफ्टी कंप्लीट की है। कल फिर इंशाल्लाह देखते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कल हम लोगों ने क्या पढ़ना है। और फिर मैं आप लोगों को अगेन कहूँगी कि जिन भी बच्चों को वायरोलॉजी के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में मसले हो रहे थे, वो लाजमी तौर पर जो है ना वो सेशन अटेंड करें।